हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे वही जो अव्यय अभिकारी शब्द पढ़ रहे थे, आज हम उसका 7 पार्ट यानी कि इंटरजेक्शन करेंगे यहाँ पे। जी पहले देखिए, पहले हम लोगों ने एडवर्ब किया, प्रीपोजिशन किया, कंजक्शन किया, उसके बाद बचा है क्या, इंटरजेक्शन। तो अब ये जो लास्ट वाला है, हम इसको आज एक ही क्लास में, इसका कोई पार्ट 2 नहीं होगा, ये आज पूरा एक ही क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे, बड़े ही कम समय में और बहुत ही आसानी के साथ इसको ख़त्म करेंगे। तो आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है और ऐसा होगा कि आप लोगों को एक ही बार में पूरा क्लियर, इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक, ठीक है, यानी कि इंटरजेक्शन। तो ये कहाँ से आता है, ये सारे अव्यय अभिकारी शब्द के ही है। मैं और एक बार दोहरा देती हूँ, अव्यय अभिकारी शब्द क्या है, तो वो अव्यय अभिकारी शब्द जानने के बाद ये जो सारे आते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो चारों भेद है, ये सारे अव्यय और अभिकारी शब्द के ही भाग होते हैं। तो जिन जिन को नहीं पता है या जो सिर्फ इंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सब जानते हैं, ठीक है, वो जाइए जाकर अव्यय और अभिकारी शब्द को पहले अच्छे से जानिए, क्योंकि ये सारे उसी से आते हैं। क्योंकि जब शब्द निकलता है कि ये शब्द इस भाव को दर्शाते हैं या ये जो शब्द है वो इस भाव को व्यक्त करते हैं, तो इसी में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कितने शब्द हैं और इनके भाव अलग अलग क्यों हैं। तो इन सब को अच्छे से जानने के लिए आप अव्यय अभिकारी शब्द को पहले जाकर अच्छे से समझिए। और जो जो यहाँ पे नए आए हैं वो जाकर पहले सारा सीरीज देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने सारा दिया हुआ है, जिसमें पहले क्रिया विशेषण है यानी कि एडवर्ब है, उसके बाद मैंने संबंध बोधक यानी कि मैंने प्रीपोजिशन, उसके बाद मैंने कंजक्शन दिया है, उसके बाद इंटरजेक्शन आता है। तो ये सारों पार्ट बाय पार्ट करके आते हैं। इनको समझते समझते हम लोग लास्ट में कंजक्शन पे आके रुक जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है कि पूरा दिमाग में घुस जाए, तो आपको पहले वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला कंजक्शन यानी कि विस्मय आदि बोधक। तो विस्मय आदि बोधक देखिए ये बहुत इजी है। तो ये क्या होता है, देखिए कि जिन अवयवों से बोलने या लिखने वालों के मन में, ठीक है, जिन अवयवों से बोलने या लिखने वालों के मन में विस्मय, हर्ष और शोक, विस्मय, हर्ष और शोक आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। तो अब आप लोग ये देखिए कि ये जो अव्यय है, ये अव्यय शब्द को ही बोला जा रहा है कि जिन अव्यय शब्द में बोलने या लिखने वाले, यानी कि जो बोल भी रहा है और जो लिख भी रहा है, तो वो बोलने के तरीके या लिखने के तरीके के मन में विस्मय। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो आप मन में पहले सोचते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं। तो जो बोलते समय मन में जो भाव प्रकट होता है, जैसे कि मान लीजिए खुशी का भाव प्रकट होता हो या डर का भाव प्रकट होता हो, तो लिखते समय भी कुछ ऐसा भाव प्रकट होता है। तो उसी भाव को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मय, हर्ष और शोक आदि भाव प्रकट। मतलब ये 3 तरह के भाव प्रकट होते हैं। तो ये सब भाव प्रकट होने वाले को ही हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय का अर्थ क्या होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य हो जाना। मतलब कि मान लीजिए ये डर नहीं है, ये आश्चर्य हो जाना, और ये शॉक भी नहीं है कि सुन के अचानक शॉक्ड हो गए, तो वैसा नहीं। विस्मय का अर्थ होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लिया हो, तो वो सुनकर या उसकी सुंदरता देखकर आदमी आश्चर्य हो जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं। या फिर मान लीजिए कि रात में आप लोग कभी कभी तारे देखते हैं ना, कि आकाश में कितने तारे हैं, आसमान में कितने तारे हैं। तो मान लीजिए कि उस दिन आकाश में 1 लाख तारे निकल गए हों और आप एकदम देख रहे हो कि इतने सारे तारे, तो वो जो आश्चर्यता होती है, तो उसी को ही विस्मय कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके के भाव को ही विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। जैसे कि हर्ष यानी कि उल्लास, खुशी, और शोक यानी कि दुख में कोई शोक, यानी कि किसी का पिता गुजर गया हो या किसी का बेटा गुजर गया हो, तो इस तरीके से शोक होते हैं। और इस तरीके की जो विस्मय यानी कि जो आश्चर्यता होती है और इस तरीके के जो हर्ष, खुशी होती है, ये सारे भाव को प्रकट करने वाले को ही विस्मय आदि बोधक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, और अगर इसके 5 मार्क्स के आ जाए तो आप इसको उदाहरण सहित इसको लिख देना है, ये पूरा लिख देना है। अब देखिए इनका संबंध, तो इनका संबंध किसी व्यक्ति, किसी विशेष पद से नहीं रहता, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि किसी विशेष पद में, यानी कि उसको मानकर चलना, तो वो नहीं है, ये स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हाय,
तो इसमें किसी वर्ड का मतलब किसी भी शब्द का प्रेशर नहीं होता है, दबाव नहीं रहता है। और लिंग से यानी कि मान लीजिए वहाँ पे सर्वनाम है या फिर वचन है, एक वचन बहुवचन है, फिर लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग, तो इस भाव से वो बदलता नहीं है, तो ये स्वतंत्र शब्द माने जाते हैं। जैसे कि हाय, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, यहाँ हाय, यहाँ पर जो हाय दिया हुआ है वो विस्मय आदि बोधक अवयव शब्द, वो विस्मय आदि बोधक अवयव शब्द है, ठीक है। जो हाय है यही क्या है, स्वतंत्र शब्द है, ये कभी भी बदलता नहीं है, वाक्यों के दौरान भी ये शब्द नहीं बदलता, तो इसी को कहते हैं। किंतु इसका संबंध वाक्य या किसी शब्द से नहीं है, मतलब कि ये अगर वाक्य में भी दिया जाता है तो ये बदलता नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर ये वाक्य में इस्तेमाल नहीं होते, कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल भी हो तो ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो व्याकरण से तो ये जो व्याकरण है, व्याकरण में विस्मय आदि बोधक को कोई खास स्थान नहीं है, मतलब जो वाक्य जो होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो शब्द है ये बदलते नहीं हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और ये हर्ष, विस्मय और शोक को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये जो व्याकरण में है, व्याकरण में इसका कोई विशेष खास स्थान नहीं रहता है, क्योंकि देखिए जब सारे जो व्याकरण के शब्द आते हैं, जितने भी, जैसे कि संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, ये जितने भी आते हैं ये मतलब बदलते हैं। जैसे कि लिंग आ गया तो बदलता है, वहाँ पे कुछ क्रिया आ गई, संज्ञा आ गई, सर्वनाम, ये सब के कारण वो बदलता है, लेकिन ये जो है ये बदलते ही नहीं है। तो जब वो बदलता ही नहीं है, इसका मतलब उसका इस्तेमाल ही कम होता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका व्याकरण में कोई खास स्थान नहीं होता है। अब इनके वाक्य या शब्द को देखते हैं। देखिए इनके वाक्य या शब्द कोई मदद नहीं मिलती, मतलब इनके वाक्य या शब्दों से कोई मदद नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये ना दबाव होते हैं, क्योंकि वो शब्दों का आप बदल ही नहीं सकते, तो इसलिए ये बदलते नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग मनोभाव तीव्र रूप से प्रकट करने के लिए होता है। यानी कि जो मन के भाव है, मन के भाव से ही ये प्रकट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अचानक से बोलता है हाय, ये क्या हो गया, या फिर कोई सुंदरता को देख के बोलता है हाय कितना सुंदर है, हाय ये बच्चा कितना प्यारा है, तो ये मन के भाव को ही दिखाता है, ये शब्द ही स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसीलिए व्याकरण में इसका कोई खास ये मतलब स्थान नहीं है, ठीक है। तो अब इसके भेद देख लेते हैं। तो देखिए इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं है, बस 2-4 भेद ही है, और वो भेद के जो शब्द है आप लोगों को बस वही याद रखना है। तो ध्यान से देखिए कि विस्मय आदि बोधक के भेद मतलब नीचे दिए गए हैं, तो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला आता है हर्ष बोधक। तो हर्ष बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं देखिए, आह, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश। तो इस तरीके के जो शब्द है वो किसी की तारीफ में या खुशी से झलकते हैं, तो इसी शब्द को विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो शब्द है ये पूछते हैं ये शब्द किसको दर्शाता है, तो इसीलिए ये शब्द को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे व्याकरण अवय शब्द के जितने भी सारे ग्रामर आते हैं, व्याकरण आते हैं, उन सब में से छोटा और सब में से स्वतंत्र है यही विस्मय आदि बोधक, जिसका अपना कोई भी ये नहीं है, ये खुद में ही स्वतंत्र है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा है जैसे कि शोक बोधक। तो ये शोक को दर्शाता है, चाहे वो किसी चीज़ का शोक हो, तो वो उसमें क्या निकलता है, आह, ऊहा, आह, आहा, त्राही त्राही हाय, ये मुंह से निकलता है, और ये जो है ये भाव को प्रकट करता है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो मुंह से आह निकलती है, तो इस तरीके के शोक, या फिर किसी को कुछ हो जाए तब भी मुंह से आह निकलती है, आह क्या हो गया, ठीक है। और यह है आश्चर्य बोधक, यानी कि मतलब विस्मय हो जाना, आश्चर्य, ठीक है। तो आश्चर्य से कि वाह, हाय, ये, ओहो, क्या, इस तरीके के शब्द आते हैं। और ये सारे स्वतंत्र शब्द हैं, किसी भी वाक्य से ये बदलते नहीं है, और इसीलिए इनका किसी वाक्य में भी इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए हिंदी व्याकरण में इसका कोई खास स्थान प्राप्त नहीं है। और अनुमोदन बोधक यानी कि ठीक, वाह, शाबाश, हाँ हाँ और अच्छा। और तिरस्कार बोधक, ये तो देखते ही लग रहा है कि कोई आपका तिरस्कार कर रहा हो, ठीक है। तो छी, हट, अरे, दूर, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद स्वीकार बोधक यानी कि स्वीकार करना। तो ये देखिए, हाँ, जी हाँ, अच्छा, यानी कि बात को स्वीकार करना, भाव को स्वीकार करना, ठीक, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं लास्ट जो है इसका, ये संबोधन बोधक। तो ये संबोधन बोधक मतलब कि ये कंजक्शन का ही है, यानी कि विस्मय बोधक का ही एक हिस्सा है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले संबंध बोधक में देखते हैं अरे, रे, अजी, लो, जी, हे
और अहो। तो इस तरीके के ये जो शब्द होते हैं इसी को हम लोग विस्मय बोधक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बहुत छोटा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए या फिर आप लोग इसको अभी भी 1 से 1.5 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि 5-10 मिनट में भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए क्या है कि मन में बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। 5-10 मिनट में क्या है, आप लोग सिर्फ इसको पढ़ के अभी अभी आप लोगों को मन में होगा, अगर अच्छे से आपने क्लास किया होगा तो। ठीक है, तो अभी आप पढ़ेंगे 5 से 10 मिनट तो ऐसे लगेगा हाँ हो चुका है, लेकिन जब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन शब्द किसको दर्शाता है तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 1 घंटे ऐसे इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मतलब चूंकि आपको पूरा दिमाग में इसका पूरा बैठ जाए, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि समझने के साथ अगर आप 1 से 2 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ही तभी दिमाग में रहती हैं, इसीलिए बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों ने समझा है। और जब पढ़ते हैं तभी दिमाग में समझती और घुसती चली जाती है और पूरा ही क्लियर हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ पूछना हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।